हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेबनिज थ्योरम के बेस पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स कॉस एक्स का, तो हम उसे कैसे निकाल पाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो लेबनिज थ्योरम क्या है उसका छोटा सा एक रिकैप देख लेते हैं। तो लेबनिज थ्योरम का जो इक्वेशन होता है वो ये हमें याद रखना है हर एक न्यूमेरिकल के लिए। ये इक्वेशन में क्या है, u इंटू वी। u एक टर्म हो गया, v दूसरा टर्म हो गया। दोनों टर्म के प्रोडक्ट का अगर हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तब हमें लेबनिज थ्योरम का यानी कि ये इक्वेशन का यूज करना है। ये इक्वेशन सिंपल सा है, nc0 है, nc1 nc2 और यहाँ पे un एक कम कर लो un-1, एक और कम un-3v, एक बढ़ा दो v1, एक और बढ़ा दो v2 करते करते ncn u vn। तो सिंपल सा इक्वेशन है, ये हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर कब हमें लेबनिज थ्योरम का यूज करना है, वो कैसे पता लगाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक नोट लिख के रखी है कि जब भी न्यूमेरिकल के अंदर हमें दो टर्म का प्रोडक्ट दिया गया हो और उसका nth ऑर्डर निकालना पूछा गया हो तब हमें लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। तो दो कौन सी चीजें हमें ढूंढनी है, पहला तो वर्ड यूज किया गया हो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, किसका, कोई एक टर्म होगी लेकिन वो टर्म कैसी होगी, दो टर्म का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट होगा तब लेबनिज थ्योरम का हमें यूज करना है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लेबनिज थ्योरम का जब हम यूज करेंगे तब जो दो टर्म का प्रोडक्ट होगा उसमें से एक टर्म को u मानेंगे, दूसरे टर्म को v मानेंगे। तो कौन से टर्म को u और कौन से टर्म को v मानना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक और नोट लिख के रखा है। तो हमेशा वही टर्म को हमें v मानना है जिसके पास x का कुछ पावर हो, जैसे कि हो गया x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x⁴। तो जब भी ऐसी कोई टर्म हमें दिख जाए जिसमें x का पावर कुछ है तो उसे हम v मान लेंगे। जैसे कि हो गया हमारा एक्स क्यूब कॉस एक्स, ठीक है। ऐसी कुछ दो टर्म है, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, कौन सा u कौन सा v, तो हम ये नोट लगा देंगे हर एक न्यूमेरिकल में। x की पावर में कुछ है तो उसे v मान लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर एक्स क्यूब है और ये कॉस x है तो x की पावर में कुछ है तो ये टर्म को v मान लिया और बचा ये तो इसको u मान लिया, ठीक है। तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में ये जो वैल्यूज है nc0, nc1, nc2, nc3 करते करते ncn, ये सारे टर्म्स की वैल्यू हमें याद रखनी है जो बोर्ड पे लिखी हुई है। nc1 का वैल्यू 1 होता है, nc0 का 1, nc1 का n, nc2 का हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम लिख पाएंगे 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही nc3 का n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम लिख पाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 6। ऐसे करते करते ncn का वैल्यू होता है 1। अगर इतनी बात हमें पता है तो हम लेबनिज थ्योरम के कोई भी न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा है फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e की पावर x cos x। तो इसका हमें क्या ढूंढना है, इसका हमें ढूंढना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और क्या यहाँ पे हम दो टर्म का प्रोडक्ट देख सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ देख सकते हैं। एक हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, दूसरा हो गया e की पावर x cos x, यानी दो टर्म का प्रोडक्ट है और nth ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है तो हमें लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। तो लेबनिज थ्योरम का इक्वेशन हम लिख लेंगे u इंटू वी nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो तीन टर्म दिख रही है, ये 1, ये e का पावर x दूसरा टर्म और cos x तीसरा टर्म। अब ये तीन टर्म नहीं है, ये दो ही टर्म है, कैसे वो समझ में आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये x का पावर 2 एक टर्म हो गया और e रेस टू x cos x दूसरी टर्म हमारी हो गई। लेबनिज थ्योरम हमने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, अब हर एक न्यूमेरिकल में ये जो हमारा इक्वेशन है वो लिखने के बाद हमें ये फाइंड करना है कि कौन से टर्म की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिएगा nc0 है हमारे पास, nc0 हाँ 1, अभी हमने देखा। nc1 का वैल्यू याद रखना था n, nc2 का वैल्यू याद रखना था n-1 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही nc3 का वैल्यू इसमें एक बढ़ा लेंगे n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और करते करते अगर हम पहुंच पाए तो ncn तक, अगर पहुंच पाए तो ncn u इंटू वी एन, अगर पहुंच पाए तो ये आखिरी टर्म होगी हमारी, ठीक है।
अब दूसरी एक बात यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा v कौन सा ले, u कौन सा ले। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म। तो v कौन सी टर्म लेंगे जिसके पास x का पावर हो, तो ये जो x स्क्वायर है इसको हम v ले लेंगे और इसको u ले लेंगे। तो वही लिखा है लेट v इज इक्वल टू x स्क्वायर और बची टर्म को u बोल देंगे e की पावर x cos x। ठीक है, अब वापस से हम देखेंगे कौन सी टर्म की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए un, यानी ये जो u है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमने प्रूव किया है, एग्जैक्ट इसका नहीं किया है, लेकिन हमने ये जो एक्सप्रेशन था कौन सा e रेस टू ax cos bx प्लस c, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमने पिछले वीडियोस में डिराइव किया था जो कि इसके बराबर था। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो यहाँ पे काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए un, यानी इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं। इसका ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे मिलता जुलता है। कैसे? यहाँ पे e का पावर ax है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया a का वैल्यू 1 है। बाद में है cos bx, यहाँ पे है cos x सिर्फ, यानी b का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। प्लस c है, यानी यहाँ पे c है नहीं, यानी कि c का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है कुछ कुछ इसके जैसा ही है, यानी इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही इसका आने वाला है। कैसे देख लेते हैं, हमें तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, इसका यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, बस यही एक्सप्रेशन में a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 0 रख देंगे, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। कैसे देख लेते हैं, a कितना है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस b 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस 1 2, 2 रेस टू n आ गया यहाँ पे, 2 रेस टू n बाई 2 आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ लेते हैं, e रेस टू ax, a कितना है? 1 है, तो e रेस टू x ही आएगा सिर्फ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, cos bx है, b का वैल्यू 1, यानी cos x ही आएगा, cos x ही आएगा। बाद में n एज इट इज रख देंगे, n एज इट इज रख दिया। tan इनवर्स b बाई a, b कितना है? 1, a कितना है? 1, 1 बाई 1 कैंसल 1, tan इनवर्स 1। सो आई होप कैसे हमने लिखा nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये टर्म का, ये एक्सप्रेशन की हेल्प से, इसके रिजल्ट की हेल्प से, ये सारी वैल्यूज रख के शायद से बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो un भी मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? v को तो हमने माना हुआ है, क्या है? v बराबर x स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या चाहिए? un माइनस 1 चाहिए। un माइनस 1 एकदम सिंपल है, हमारे पास un है, तो जहां पे भी n दिख रहा है, हमें एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, वहां पे n की जगह n माइनस 1 कर दो तो un माइनस 1 मिल जाएगा। तो वही लिखा है 2 रेस टू n माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, तो un माइनस 1 भी खत्म हो गया। v1 चाहिए, v1 यानी क्या? ये जो v है उसको एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, तो ये भी v1 भी हमारे पास आ गया। बाद में चाहिए un माइनस 2, हमारे पास un है, तो जहां भी n है वहां पे क्या कर देंगे? n माइनस 2 कर देंगे, n माइनस 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? un माइनस 2 का वैल्यू। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। v2 चाहिए हमें, v2 के लिए क्या करेंगे? 2x को एक बार और डिफरेंशिएट कराएंगे तो v2 मिल जाएगा। तो 2 तो एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी v2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, nc3 का वैल्यू है un माइनस 3 करेंगे, तो un माइनस 3 यहाँ पे फिलहाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देख लेते हैं, v3 देख लेते हैं। v3 यानी 2 का एक बार और डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, यानी v3 हमारा क्या हो गया? 0, यानी un माइनस 3 nc3 का वैल्यू चाहिए ही नहीं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए un माइनस 3 का वैल्यू हमने लिखा नहीं है। बस अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? ये वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैसे रखेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? uv nth डेरिवेटिव। ठीक है, बाद में nc0 का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, यानी 1 आ गया। बाद में क्या है? un, ये रहा हमारा un, ये रहा हमारा un, तो वो पूरा un हमने लिख लिया, यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई में v है, ये रहा हमारा v x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आ गया, साथ में प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे। बाद में क्या है? nc1 है, nc1 कहाँ पे है? ये रहा n, तो ये n आ गया। बाद में क्या है? un माइनस 1, un माइनस 1 कहाँ है? ये रहा un माइनस 1, पूरा टर्म यहाँ पे लिख लिया, 2 का पावर ये यहाँ तक लिख लिया। बाद में क्या है?
वी एन माइ ये कौन सा लिखा हमने n-1, अब ये v1 लिखना है, v1 ये रहा हमारा 2x, तो यहाँ पे लिख लिया 2x, फिर साथ में क्या है प्लस का साइन है कर दिया, फिर हमारा nc2 का वैल्यू ये रहा, तो ये nc2 का वैल्यू लिख लिया n(n-1) 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, बाद में un-2 हो गया, nc2 हो गया, un-2 यहाँ से लिख लेंगे हम, ये रहा पूरा un-2 का वैल्यू, तो ये un-2 का वैल्यू 2 की पावर ये पूरा n-2 का वैल्यू लिख लिया, और साथ में क्या है n-2 के साथ ये हमारा v2 कितना है 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया और प्लस 0 कर दिया, क्यों प्लस 0 कर दिया, क्योंकि v3 क्या है 0 है, तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो इतने तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, अब यहाँ तक लिखने पे हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ टीचर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेप्स भी देखते हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्टेप्स हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, शायद से दिख रहा होगा यहाँ तक सबको। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज रख दी, अब यहाँ पे जो सारी टर्म में e की पावर x है, यहाँ पे भी e की पावर x है, यहाँ पे भी e की पावर x है, ये सबको हम बाहर कॉमन निकाल देंगे, बाहर रख दिया, तो e की पावर x बाहर रख दिया, बचा क्या ये 2 वाला और ये पूरा टर्म x स्क्वायर के साथ, ये पूरा टर्म x स्क्वायर के साथ, ठीक है, प्लस वाला साइन लगा दिया यहाँ पे, बाद में ये n2 की पावर वाला टर्म लिख दिया, e की पावर x तो कॉमन निकल गया, ये पूरा 2x तक हमने लिख लिया, पूरा 2x तक हमने लिख लिया, प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे, ये पूरा टर्म n(n-1) 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2 ही कर दिया, ये 2 की पावर वाला टर्म हमने लिख लिया, e⁻x तो बाहर आ गया, और साथ में ये पूरा cos x वाला टर्म हमने लिख लिया, cos x प्लस n-2 tan−1 इंटू 2, ठीक है। अब एक और स्टेप हम बढ़ा लेंगे, कैसे, ये जो tan−1 की वैल्यू है, हमें पता है tan−1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, तो जहां भी tan−1 दिख रहा है हमें वहां पे हम क्या कर देंगे π/4 लिख लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो वही किया है यहाँ पे e की पावर x 2 ये पूरा एज इट इज, tan−1 क्या होता है π/4 यानी n π/4, समझ में आ गया। यहाँ पे भी सेम tan−1 n यानी कि यहाँ पे n-1 ये π/4 यानी n-1 π/4 n-1 π/4, बाकी का एज इट इज। आखिर में tan−1 यहाँ पे n-2 है और π/4, तो यहाँ पे n-2 है, tan−1 का वैल्यू π/4 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो अच्छे से हमें समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।